प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे कई बड़े इंपॉर्टेंट कारण किस डर के कारण प्रशांत किशोर चुनावी मैदान छोड़कर भागे हैं। तो इसके पीछे सबसे जो अहम कारण है वो ये नहीं है कि पीके बहुत बिजी है। पीके एक्सपोज हो चुके हैं। पीके का जो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को एक भी सीट बिहार के चुनाव में नहीं मिलने वाली है। उनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। और वो क्यों है, पीके का गुब्बारा क्यों फूटा, उसके एक एक कारण पर मैं विस्तार से बात करना चाहता हूं। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। गोदी मीडिया जिस प्रशांत किशोर को कल तक बिहार का किंग मेकर बता रहा था, आज वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। गवई और देसी अंदाज में इस बात को कहा जाए तो प्रशांत किशोर उर्फ पीके चुनावी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। पीके एक्सपोज हो चुके हैं। पीके का जो जमीन बन रही थी बिहार चुनाव में, वो खिसक चुकी है। लोग उनके सच को जान गए हैं। आखिर वो सच कौन से हैं, पीके का गुब्बारा क्यों फूटा, उसके एक एक कारण पर मैं विस्तार से बात करना चाहता हूं। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो टिप्पणी करके, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। प्रशांत किशोर अभी हाल तक पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को राघोपुर में चुनौती देने की बात कर रहे थे। मीडिया जब उनसे सवाल करता था क्या आप चुनाव राघोपुर से लड़ेंगे, तो प्रशांत किशोर साफ साफ तो नहीं कहते थे, लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि अगर पार्टी ने चाहा तो वो लड़ेंगे। प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे कई बड़े इंपॉर्टेंट कारण समझ में आने लगे हैं। कौन सा वो डर है, किस डर के कारण प्रशांत किशोर चुनावी मैदान छोड़कर भागे हैं। और जब उनसे यह पूछा गया कि आखिर चुनाव आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा ही हास्यास्पद जवाब दिया। यह प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार का जवाब नहीं था। उनके जवाब में कोई तर्क नहीं था, कोई वजह नहीं थी और कोई वाजिब कारण नहीं था कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। मीडिया ने जब पीके से यह पूछा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह तय किया है कि पार्टी में बहुत ज्यादा काम है और उस काम को करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव लड़ाएंगे। लब्बो लुबाब उनके कहने का यही था। शब्द अलग हो सकते हैं, हो सकता है मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन मतलब वही था कि पार्टी का काम इतना ज्यादा है, इतना महत्वपूर्ण है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सबसे जो अहम कारण है वो ये नहीं है कि पीके बहुत बिजी हैं। राजनीति के कुछ जानकार, बिहार को समझने वाले और कई मेरे ऐसे पत्रकार मित्र हैं जिन्होंने ये कहा है कि पीके अब बिहार के चुनाव में एक्सपोज हो चुके हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कहां वो राघोपुर की बात कर रहे थे और कहां अब चुनाव मैदान में किसी भी सीट से नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीके का गुब्बारा अब फूट गया है। सबसे बड़ा जो कारण है उसकी बात मैं आखिर में करूंगा, लेकिन एक एक करके। पहला कारण जो इसके पीछे माना जा रहा है वो ये है कि प्रशांत किशोर की बातें अब लोगों के सिर के ऊपर से निकल रही हैं। लोगों को उनकी बात पे न भरोसा हो रहा है और ना तो उनको समझ आ रहा है कि प्रशांत किशोर कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे उनका ताजा बयान ये है, अगर 150 से कम सीटें जनसुराज को मिलती है तो ये उनकी हार होगी। ये प्रशांत किशोर का बोलना है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का बहुमत है। मतलब 122 सीट का बहुमत भी आपको आ जाए तो ये आपको हार लगता है। ये कौन सी दलील है, ये कौन सा आंकड़ा है, ये कौन सा प्रिडिक्शन है कि 150 से कम सीटें आई, मतलब 140 आ गई तो ये जनसुराज की हार होगी, जबकि बहुमत के लिए 122 चाहिए। हर पार्टी लड़ रही है 122 का जादुई आंकड़ा पाने के लिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 122 सीट का बहुमत भी उनको आ गया तो ये उनकी हार होगी। अब ये बात जो है लोगों के भेजे में नहीं घुस रही है। तो संख्या की चिंता मत करो आप, या तो 10 के नीचे या 170-75 के ऊपर, उसके बीच में नहीं नंबर आएगा। कौन है ये पीके? और अगर यही बात है कि बहुमत आने के बाद भी आपको वो हार लग रही है, तो फिर आप 150 सीटों का आंकड़ा क्यों दे रहे हैं? अपनी पार्टी के लिए 150 सीटों का टारगेट क्यों तय कर रहे हैं?
पूरी 243 सीट का टारगेट तय करिए कि अगर 243 सीट में एक भी कम आई तो यह जनसुराज की हार होगी। इसीलिए लोग इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि अगर उनकी 20-25 सीटें आ गई तो वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, 20-25 विधायकों को बोल देंगे तुम्हें जहां जाना है वहां चले जाओ। अब ये कौन सा तर्क है भाई? हिंदुस्तान के चुनाव में विपक्ष भी कोई चीज होती है। विपक्ष का काम है सरकार से काम करवाना। आपको बहुमत मिले तब भी वो हार है, 20-25 सीट मिले तब भी वो हार है। तो प्रशांत किशोर कहना क्या चाहते हैं? 20-25 विधायक मिल गए तो कह देंगे तुम्हें जहां जाना है वहां चले जाओ, हमसे मतलब नहीं है। अगर वैसी स्थिति हो गई कि 10-20-25 एमएलए जीत गए, मैं उनको कहूंगा भैया जहां जाना है जाओ, मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्स्ट पे ही रहूंगा। आप उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, उनको बोल देंगे भाई जाओ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। पीके है क्या? मान लीजिए 25 सीट जनसुराज की आती है, यानी उन 25 विधायकों पर प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया। उन 25 विधानसभा सीटों में, विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने जनसुराज के उतने विधायकों पर भरोसा किया, उनको अपना प्रतिनिधि माना। अब उनकी लड़ाई लड़ने के बजाय प्रशांत किशोर ये कहेंगे कि तुम लोग जहां जाना है चले जाओ, इधर जाना है उधर जाओ, उधर जाना है उधर जाओ, वो शोले स्टाइल में आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पास आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब फिर वो वही हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी, तुम्हें जिस पार्टी में जाना है चले जाओ। ये बात भी किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब आते हैं दूसरे कारण पे। बिहार में सबसे जरूरी चीज जो है वो है सामंतवादी मानसिकता। जातिवाद में जकड़ा बिहार का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी आबादी जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की है। उनको अपना हक चाहिए, उनको अपना हकूक चाहिए, उनको सरकारी संसाधनों में, प्रदेश के संसाधनों में, नौकरियों में अपना हिस्सा चाहिए, अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। और उसके लिए दुनिया भर के विकसित देशों में भी एक अफर्मेटिव एक्शन होता है जिसको भारत में आरक्षण कहते हैं। आमतौर पर, आम भाषा में आरक्षण को लेकर प्रशांत किशोर के जवाब, मैंने उनके जितने भी इंटरव्यू सुने हैं, उनके जवाब बेहद गोलमोल है। वो साफ साफ कुछ नहीं बोलना चाहते। जब प्रशांत किशोर से आरक्षण के बारे में सवाल किया गया तो वो सरकारी नौकरियों की संख्या गिनाने लगते हैं कि बिहार में इतने लाख सरकारी नौकरी है, उतने लाख सरकारी नौकरी है, 22 लाख सरकारी नौकरी है, उसमें कितने लोगों को आप नौकरी दिला सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में उनसे रिजर्वेशन और प्रतिनिधित्व की बात की गई, उस बात को भी वो गोलमोल करके टाल दिए। एक तरीके से ये माना जाए कि प्रशांत किशोर आरक्षण के समर्थक नहीं है, विरोधी है। ऐसा साफ साफ बयान भी मैंने उनका नहीं सुना, लेकिन आरक्षण के समर्थन में उनको मैंने नहीं देखा। जब भी आरक्षण पर सवाल किया जाता है वो गोलमोल जवाब देकर निकल जाते हैं। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नेता हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो ये बात तो समझते होंगे कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम केवल नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। वो वर्ग जो सदियों से उपेक्षा का शिकार रहा है, जो हाशिए से भी बाहर रहा है, वो वर्ग जिनका कोई प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों, सरकारी संसाधनों, प्रदेश के बाकी संसाधनों में नहीं था, उसका प्रतिनिधित्व बरकरार हो। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनका रिप्रेजेंटेशन इन जगहों पर बने, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। और सरकार की नौकरी 22 लाख हो या 100 हो, उसमें सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें क्या बिहार का एक वर्ग कब्जा करके बैठा रहेगा? अब आप इसको ऐसे समझिए, एक एसडीएम की हैसियत ज्यादा होगी या महीने का लाख रुपए रोज कमाने वाला जो आदमी होगा उसकी हैसियत ज्यादा होगी? निश्चित रूप से पैसा और पावर दोनों चाहिए। पावर में अगर एक ही तबका भरा हुआ है, एक ही खास वर्ग के लोग शक्ति के स्रोतों पर कब्जा किए हुए हैं, तो बाकी का उत्थान कैसे होगा? और बिहार के विकास में ये जातिवादी और सामंती मानसिकता बहुत बड़ा रोड़ा है। इस सामंतवादी और जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने पर किसी भी तरह की बात प्रशांत किशोर नहीं करते हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी मानसिकता बहुत साफ हो कि जब वो सरकार में आएंगे तो उनके जो विकास के कार्य होंगे उसमें सबको बराबर देंगे, लेकिन इस बात पर यकीन कर लेना बिल्कुल संभव नहीं लगता है, बिल्कुल संभव नहीं लगता है, खासकर बिहार जैसे राज्य के परिप्रेक्ष्य में। चलिए अगला कारण, प्रशांत किशोर से जब भी ये बात की जाती है कि बिहार में जातिवाद है, जातिवाद को लेकर के उनकी क्या सोच है और जातीय मानसिकता एक जो
कथित उच्च जाति के लोग हैं, उनकी जो दमनकारी नीति है गरीबों और पिछड़ों पर लेके, इन सब को लेकर जब जातिवाद जब आता है, जातिवाद का जिक्र होता है, तो इन सब का जिक्र होना चाहिए। इस पर प्रशांत किशोर बिल्कुल साफ साफ बात नहीं करते। ये जवाब प्रशांत किशोर को भारी पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बिहार का व्यक्ति, बिहार का आदमी जातिवादी नहीं है, वो जाति पर वोट नहीं करता। ये बात आदर्श रूप से सही हो सकती है और होना भी यही चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर का ये जवाब जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। खासकर जो बिहार के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जातियां हैं, जिनको सामंती सोच ने शोषण किया है, जिनके साथ आज भी एक बड़ा कथित उच्च तबका बैठकर खाना नहीं खाना चाहता, उनको ये लगता है कि प्रशांत किशोर उन सामंती लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। क्योंकि ये वही बिहार है जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर को गाली दी गई क्योंकि वो छोटी जाति से आते थे। लालू प्रसाद यादव को बहुत गालियां दी गई क्योंकि वो पिछड़े तबके से आते थे, और गाली देने वाले, उनको अपशब्द कहने वाले एक कथित उच्च जाति के लोग हैं, वही सामंती सोच वाले लोग हैं, और वो जाति के आधार पर ऐसा करते रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को तो नाम ले करके इस कथित उच्च तबके ने गालियां दी है, और ये रिकॉर्ड में है। इस बात का जिक्र प्रशांत किशोर नहीं करते। लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उन सामंती सोच वालों को डिफेंड कर रहे हैं कि वो सामंतवादी सोच वाले जो हैं वो जाति के नाम पर वोट नहीं करते, जाति के नाम पर सीएम तक को गाली देते हैं, पिछड़े तबके से आने वाले जाति मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को गाली देते हैं, भोला पासवान जैसे नेताओं को गाली देते हैं, जीतन राम मांझी को वो कोई नेता मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन वहीं एक सामंतवादी और प्रभुत्व संपन्न वर्ग से आने वाले एक नेता को लोग ये सोचते हैं कि ये लोग अपना नेता स्वीकार कर ले। तो प्रशांत किशोर की ये बात भी लोगों के गले नहीं उतर रही है, और बिहार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये सोचने को मजबूर है। वो कह रहा है कि प्रशांत किशोर ऐसा कह के उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जिन लोगों ने बिहार में जाति के नाम पर गरीबों का, मजलूमों का शोषण किया। ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर अब समझ गए हैं कि बिहार चुनाव में हवा उनके खिलाफ है। यहां तक कि जब प्रशांत किशोर से ये सवाल किया जाता है कि आप खुद पांडे हैं, आप बिहार की राजनीति में फिट नहीं होते, तो इसका जवाब भी प्रशांत किशोर के पास नहीं है। और मुझे भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि प्रशांत किशोर किस जाति से आते हैं, यह कोई बड़ा मसला नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सामाजिक न्याय की सोच का हो सकता है, और हो सकता है कि यह सोच प्रशांत किशोर की भी हो, लेकिन वो ये कह दें कि मैं ऐसा हूं और लोग मान लें, तो ये मानने का कारण नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर बिहार के उस एक विशेषाधिकार प्राप्त तबके से आते हैं, ये सच है। प्रशांत किशोर उस तबके से आते हैं जहां पर पैदा होना ही अपने आप में एक विशेषाधिकार माना जाता है, एक सामाजिक संपन्नता मानी जाती है। इससे इनकार प्रशांत किशोर नहीं कर सकते। वहीं बिहार के एक मुसहर जाति में पैदा हुआ व्यक्ति और एक पांडे जाति में पैदा हुए व्यक्ति में फर्क होता है। जब भी उनसे ये सवाल किया जाता है, वो कहते हैं एक लहर चलती है, जब लहर होती है तो जनता अपना नेता खुद चुन लेती है और सरकार खुद बनाती है। ये बात सही है। इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र वो करते हैं कि 84 में कांग्रेस की लहर में इतनी ज़्यादा सीटें आई। 1989 के चुनाव का जिक्र करते हैं जब जनता दल की लहर जनता में बन गई थी। अन्ना आंदोलन 2012-14 का सबको मालूम है, एक लहर बनी, लोग जीत गए। लेकिन इसमें जाति के सवाल को प्रशांत किशोर टाल जाते। प्रशांत किशोर इसके जवाब में एक रटा रटाया जवाब देते हैं कि अगर बिहार के लोग जाति पर वोट देते तो नरेंद्र मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं। हालांकि वो ये जिक्र करना भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी हर चुनाव में चिल्लाकर ये कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं चाय बेचता था, मैं गरीब हूं। एक तरीके से जाति का प्रचार करके मोदी खुद वोट मांगते हैं। प्रशांत किशोर पलायन की बात करते हैं, लेकिन बिहार के लोग ये कहते हैं कि पलायन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं होते हैं। बिहार में जो पलायन है वो इज्जत कमाने के लिए भी हो रहा है। बिहार का जो मजदूर वर्ग है वो बाहर जा करके नौकरी कर लेना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, लेकिन बिहार में रहकर मजदूरी नहीं करना चाहता, क्योंकि बिहार में जहां वो मजदूरी करेगा वो उन्हीं कथित उच्च जाति, उच्च तबके के सामंती लोगों के, उनके खेतों में, उनकी फैक्ट्रियों में काम करेगा, जहां उनको कौड़ी बराबर इज्जत नहीं मिलती, उनको बेइज्जत होना पड़ता है।
यहां तक कि मजदूरी पूरी नहीं मिलती। दिन भर वो मजदूरी करते हैं, खाने को 2 जून की रोटी भी इज्जत से नहीं मिलती, उनको गालियां मिलती थी। ये वही बिहार है। तो बिहार का जो पलायन है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, इज्जत की रोटी खाने के लिए भी है। और ये इज्जत जाति के आधार पर की जाती है। बिहार में जो तबका गरीब, मजलूम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, उसको एक कथित उच्च जाति के लोगों ने हमेशा जलील किया है, अपने बराबर चारपाई पे, कुर्सी पे बैठने नहीं दिया। ये सच है, ये इतिहास है। और बिहार के लोग यह भी भूले नहीं हैं। पलायन करने वाले लोगों से पूछ लीजिए कि वो अपने घर में, अपने गांव के अगल बगल के किसी जमींदार के खेत में काम क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको गालियां मिलती हैं, मजदूरी पूरी नहीं मिलती, उनके घर के महिलाओं की इज्जत हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद जैसे नेताओं के आने के बाद इसमें बहुत सुधार हुआ है। अब उस तरह की जलालत लोगों को खुलेआम नहीं झेलनी पड़ती। तो बिहार की ये जो मजदूर वर्ग है, ये जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, इनको केवल नौकरी नहीं चाहिए, इनको इज्जत भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। उनके घर के माँ, बहन, बेटियों को इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। जो उनके गांव, उनके क्षेत्र के जमींदारों के यहां मजदूरी करके नहीं मिलता। प्रशांत किशोर इस पर बात नहीं करते। प्रशांत किशोर इस सवाल को बहुत हल्के में टाल कर निकल जाते हैं। अगर मुझसे, आपसे यह कहा जाए कि आपको पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, तो क्या आप एक चीज चुनेंगे? नहीं, हम दोनों चुनेंगे। पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। बिहार की बहुसंख्यक आबादी मेहनत कश है, वो मजदूरी करती है, खून पसीना बहाती है, अपने लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करती है। इसलिए नहीं कि एक कथित सामंती आए और उनके घर की माँ बहन को गालियां दे, उसको बेइज्जत करे, जलील करे, मजदूरी भी पूरी न दे। इसलिए ये जो पलायन की समस्या है, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, बल्कि इज्जत कमाने की भी एक जंग है। प्रशांत किशोर की ये बात भी लोगों के गले नहीं उतरती कि आखिर वो इस मसले पर क्यों नहीं बोलते। प्रशांत किशोर क्या लोगों के दिमाग में घुस जाएंगे? इसके लिए एक ऐसी काउंसलिंग संस्था बनाएंगे जिसमें लोगों को ये काउंसिल किया जाए। बाकायदा ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, मनोवैज्ञानिक रोग है ये, कि मैं किसी को छोटा समझूं, मैं किसी को नीच समझूं, मैं किसी को दलित समझूं। तो क्या प्रशांत किशोर इस चीज से लड़ेंगे? इसके लिए उनके पास क्या एजेंडा है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति न ऊंच होगा न नीच होगा और सबकी बराबरी से इज्जत की जाएगी। क्या जो पलायन करने वाले मजदूर हैं अपने बिहार में मजदूरी करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उनको वही इज्जत मिलेगी जो एक बाबू साहेब को, एक कथित उच्च जाति के व्यक्ति को मिलती है? इसको लेकर के उनके पास क्या एजेंडा है, इस पर प्रशांत किशोर नहीं बोलते। इसीलिए लोग अब समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ लोगों को घुमा रहे हैं। उनके चुनाव न लड़ने के पीछे ये ऐसी कई वजहें हैं जिसकी वजह से प्रशांत किशोर अब घिर चुके हैं, उनके पास जवाब नहीं है। और यही वजह है कि उनको एक फीडबैक अब मिलने लगा है कि भैया आप मैदान में जाएंगे तो बुरी हार होगी। वो खुद कहते हैं कि या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। अर्श का मतलब आसमान, यानी कि वो जो खुद 150 सीट की बात कर रहे हैं, तो 150 सीट तो नहीं आने वाली, किसी कीमत पर नहीं आने वाली। दूसरा, या तो 10 के नीचे, यही संभावना बन रही है कि 10 के नीचे जनसुराज को आ जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर अब एक्सपोज हो चुके हैं। मीडिया ने उनका गुब्बारा जो फुलाया था, जो हवा भरी थी, वो गुब्बारा फूट गया है। प्रशांत किशोर इसीलिए चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। इसका मतलब ये है कि उन्हें अंदेशा हो गया है कि जनसुराज बुरी तरह चुनाव हार रही है। नतीजा क्या होगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर इस चुनाव में खेल नहीं हुआ, क्योंकि SIR मतदाता लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट का सघन पुनरीक्षण जो हुआ और चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, अगर वोट चोरी का खेल नहीं हुआ तो जनसुराज की इसमें बुरी तरह हार होगी, ये तय है। और ये बात अब प्रशांत किशोर को पता चल गई है। उसका कारण वही है जो मैंने आपको एक एक करके बताए। ये वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से प्रशांत किशोर की हवा जो बनी थी वो खत्म हो गई है, और इसीलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी खुद की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप असहमत हैं तो आपकी असहमति का भी स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।